नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है। एग्जाम में अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है कब किया गया। यहाँ राज्य अनुसूचित जनजाति का गठन जो है आपका कब किया गया, ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, राज्य अनुसूचित जनजाति का गठन जो है कब किया गया। हाँ, आपने क्या है आयोग पढ़े थे अलग अलग, जिसमें आपने अनुसूचित जनजाति आयोग भी पढ़ा, अनुसूचित जनजाति आयोग भी पढ़ा है। कब किया गया भाई जनजाति आयोग का गठन? 29 जून 1995। हाँ याद है, भूल गए? 29 जून 1995 को गठन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कार्यकाल पूछ सकता है, 3 ईयर का कार्यकाल होता है ना। ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। हाँ, भोपाल में हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए, बाकी करंट में इसका पूछता तो नहीं है, बाकी मैंने आपको पढ़ाया भी था। अभी जून में ही अपॉइंटमेंट किया गया है ना। एससी कमीशन, एसटी कमीशन, और इनके 3 मेंबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल 3 मेंबर होते हैं। एक बार देख लीजिएगा सभी कमीशन की लिस्ट, है ना। जून में ही अपॉइंटमेंट हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। हाँ ठीक है, एक बार देख लेना। चलिए, यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, रघुनाथ सिंह मंडलोई जो थे वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, क्या आपको बताना है। रघुनाथ सिंह मंडलोई, बताइए। रघुनाथ सिंह मंडलोई, आपने अलग अलग क्रांतिकारी पढ़े थे, जिसमें रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में पढ़ा था आपने। हाँ, कहाँ से थे भाई रघुनाथ सिंह मंडलोई? टांडा बरूद करके जगह है, वहां के निवासी थे, है ना। और किससे बिलोंग करते थे आपका? तो भिलाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा भैया। भिलाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कहाँ के थे? टांडा बारूद करके जगह है, टांडा बारूद करके जगह है, यहाँ से बिलोंग करते थे आपका, है ना। रघुनाथ सिंह मंडलोई जमींदार थे। मंडलोई होलकर आप देखेंगे, होलकर के टाइम पर, है ना। और 1857 में इन्होंने भाग लिया था बाकायदा। 1857 में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। 1857 के एक तरह से लीडर के रूप में थे, है ना। कौन सा एरिया? तो वही बड़वानी निमाड़ वाला एरिया आप देखेंगे, है ना। बड़वानी निमाड़ वाला जो एरिया है, यहीं पर आपका जो है एक्टिव थे ये, है ना, बड़वानी निमाड़ में। और ये आपको ध्यान रखना है, 57 में इन्होंने भाग लिया था। साथ में तात्या टोपे से काफी प्रभावित हुए थे,
और इन्होंने बकायदा निमाड़ रीजन जो है आपका वहां से भाग लिया और 58 में जो है आपका पकड़ लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं ये, है ना। अगला है बादल भोई राज विद्यालय आपका संग्रहालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं कि 10 पेपर होंगे तो 3 पेपर में तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। बादल भोई याद रखिएगा भाई, क्रांतिकारी तो थे ही, उन्हीं के नाम पर संग्रहालय बना दिया गया, कहां पर, छिंदवाड़ा में। ये आपको याद रखना है बादल भोई के बारे में। बादल भोई के बारे में भी याद रखना है कि जो बादल भोई थे वो आपका छिंदवाड़ा में ही उनका जन्म हुआ था, है ना। छिंदवाड़ा में ही उनका जन्म हुआ था 1845 के आसपास में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे बाकायदा जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। उसके बाद आपका क्या है, इनको जहर देके जो है आपका मार दिया जाता है जब ये उसमें होते हैं आपका कारावास में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बादल भोई के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। चलो अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं। अब देखो ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन, कोरकू ट्राइब में गोत्र पूछ लिया है भाई। अभी तक देखो गोत्र जनरली नहीं पूछता था, लेकिन मैंने आपको गोत्र पढ़ाए हैं सब में कि भाई किसमें कितने ट्राइब हैं और किसमें कितने गोत्र हैं मैन मैन। कोरकू में गोत्र यहाँ पर पूछ लिया कि कितने गोत्र हैं कोरकू में, है ना। तो कोरकू में आप देखेंगे टोटल कितने गोत्र होते हैं, 36 गोत्र होते हैं, है ना। कोरकू ट्राइब में आप देखेंगे 36 गोत्र जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको कोरकू का तो आपने पूरा का पूरा पढ़ा ही है भाई, है ना। कहाँ कौन सा एरिया आपका कोरकू का, तो बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, हरदा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका कोरकू ट्राइब देखने को मिलेगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मठुआ देव आपको याद रखना है जो फेमस है ना। इसके अलावा आपका कोरकू में बावरिया, है ना, ओवासी, रोमा, नाला, ये सब उप जनजाति हैं इनकी, ये आपको याद रखना है ना। लमझाना प्रथा इनमें होती है, वो याद रखना है, जैसे घर दमाद प्रथा कहते हैं। राजी बाजी प्रथा होती है, याद रखना है आपको। गोत्र याद रखना है 36 है ना। अगला है बेगा जनजाति में घर दमाद को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो घर में रहता है क्या कहा जाता है बेगा में, ये भी आपने पढ़ा है दोस्तों, बोलिए। पढ़ा है ना बेगा ट्राइब के बारे में अच्छे से, क्या पढ़ा है बेगा ट्राइब के बारे में। हाँ, बेगा ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो भाई जो पूर्वी सतपुड़ा है, ढिंडोरी, बांडला घाट, मंडला, है ना। ढिंडोरी हो गया, है ना, बालाघाट हो गया, बालाघाट हो गया, ढिंडोरी हो गया, मंडला हो गया। यहाँ पर आपको क्या है, पूरा का पूरा क्या मिलेगी, आपको बेगा ट्राइब मिलेगी, है ना। बेगा ट्राइब में लमसेना प्रथा होती है ना। लामसेना प्रथा याद रखिए, पढ़ा होगा आपने, टाइप ऑफ विवाह जो है आपने पढ़ा था, प्रचलित विवाह। लमझेना भी कहते हैं, लमसेना भी कहते हैं, जहां पर लड़का जो होता है लड़की के घर में जाके रहता है ना। जैसे लमझेना प्रथा भी कहते हैं, लमसेना प्रथा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आप देखेंगे आपका बेगा में आपका बेगा में बूढ़ा देव जो है प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं, है ना। करस कौआ जो है आपका शादी के विवाह के टाइम पर जो है आपका किया जाता है ना। और यहाँ पर क्या पेठुल विवाह भी दिया है ना। हाँ, पेठुल विवाह क्या होता है, कुमारी लड़की जो है, कुमारी लड़की जब है आपका लड़के के घर में घुस जाए डायरेक्ट, है ना, कि भैया नहीं ये तो मेरा पति है ना, और रहने लगे, तो वो पेठुल विवाह होता है ना। कुमारी लड़की जाके सीधे लड़के के घर में रहना शुरू कर दे, वो पेठुल विवाह होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उठवा विवाह तो समझ में आ गया। उठवा विवाह क्या होता है, इसमें जो वर पक्ष होता है पूरा खर्चा उठाता है, उसे उठवा विवाह कहते हैं, है ना। वर पक्ष पूरा खर्चा उठाएगा, वर पक्ष पूरा खर्चा उठाता है ना, पूरा खर्चा उठाता है ना। तो उसी के नाम से आपका क्या उठवा विवाह जो है आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका छड़ विवाह होता है, उधरिया विवाह होता है ना। तो अलग अलग विवाह जो है यहाँ पे आपने बेगा में जो है देखे हैं, जिसमें लमझेना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, भदाम डांस जो है किस जनजाति का है। जी हाँ, भदाम डांस की बात हो रही है दोस्तों। भदाम डांस जो है किस जनजाति का है, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है भदाम डांस के बारे में। किसका है भदाम डांस, बताइए भाई। हाँ, भदाम किसका है।
बा से बादाम, बा से भारिया। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है, भूल गए? हाँ, दो डांस पढ़े थे, बादाम और सेतम, है ना। एक आपने पढ़ा था बादाम, बादाम, और दूसरा पढ़ा था सेतम। ये दो डांस पढ़े थे आपने, बादाम और सेतम। ये दोनों किसके हैं? भारिया ट्राइब के हैं। हाँ, भारिया कहाँ पे मिलेगी आपको? तो मेनली तो आपको छिंदवाड़ा में मिलती है, तामिया में, तामिया विकास खंड में, जो आपका क्या है, पतालकोट रीजन। हाँ, अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जंगलियों के जंगली कहा गया है इन्हें, जो आपका पतालकोट वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। बादाम और सेतम याद रखना है, इनमें भी मंगनी लमसेना विवाह जो है इनमें भी कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, लुकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? ये खेल भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए। लुकोड़ा, लुकोड़ा खेल पढ़ाया था आपको मैंने। हाँ, लुकोड़ा खेल जो है किस जनजाति के बच्चों का होता है, ये आपको बताना है। लुकोड़ा खेल, हाँ बताइए किसका है लुकोड़ा खेल। याद रखिएगा भाई, जो कोल ट्राइब है ना, जो कोल ट्राइब है उसका खेल होता है लुकोड़ा। कोल ट्राइब कहाँ मिलेगी आपको? तो भाई कोल ट्राइब आपको जो बुंदे बघेलखंड रीजन है मेनली, है ना, बघेलखंड रीजन में कोल ट्राइब मिलेगी, है ना। रीवा वाला जो इलाका है, एक्चुअल में आप देखेंगे रीवा वाला इलाका, है ना, तो बघेलखंड रीजन में आपको मेनली देखने को मिलेगी। सीधी, सिंगरौली, पन्ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कोल जनजाति का है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको याद करने का भी बोला था, कोल, कोयले से क्या बना, कोल बना, है ना, कोयला मतलब कोल, है ना। और मैंने बताया भी था, जो आपकी कोल फील्ड है ज्यादातर वहां पर आपको क्या है, कोल ट्राइब के ही जो है आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इनका कहरा डांस फेमस है, ये आपको याद रखना है। कोल से कहरा, के से कोल, वैसे केरा नृत्य जो है इनका फेमस है, ये आ जाता है क्वेश्चन में। इसके अलावा एक और डांस होता है कोल दहका करके, है ना। कोल दहका, ये तो नाम में ही है, चलो ये तो फिर भी आपको बन जाएगा। कोल दहका डांस जो है ये फेमस है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आप देखेंगे सबरी की संतान मानते हैं कोल अपने आप को, रामायण में जो शबरी थी, है ना, तो उनकी संतान जो है ये अपने आप को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया, ये आपको बताना है भाई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ब्रिक्स का कौन सदस्य बना। तो भाई ब्रिक्स का सदस्य आप देखेंगे तो भाई 2025 में जो बना है ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब आपका इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट आपका क्या है, आपका कंट्री बनी है इंडोनेशिया, जो ब्रिक्स का सदस्य है। 2024 में आप देखेंगे तो मिस्र, यूथोपिया, है ना, ईरान, और आपका यूएई, ये भी आपके बन चुके थे, है ना। ये सब 2024 के सदस्य हैं, है ना। ये सब आपके 2024 के सदस्य हैं, 2024 में बने थे ब्रिक्स के सदस्य, जबकि इंडोनेशिया जो है 2025 में जो है आपका बना है। अगला है, थ्रू विच मिशन डिड इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये तो आपको पता है ना भाई। हाँ, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पे गए थे, है ना। और एक तरह से उन्होंने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन में पायलट की भूमिका में भी थे ये। और आने वाला जो गगनयान है उसमें भी आपका रहने वाले हैं, है ना। और ये मिशन कौन सा था? एक्शियन मिशन करके था, एक्शियन 4 करके था ये आपको ध्यान रखना है। एक्शियन 4 करके ये मिशन था, एक्शियन 4 करके, है ना। और आने वाले गगनयान मिशन जो है, गगनयान में आपका ये होने वाले हैं शामिल, उसी की ट्रेनिंग और उसके बेसिस पे आप देखेंगे आपको ये आगे मिलेंगे, है ना। तो गगनयान आपका आगे आने वाला है अभी। चलिए, अंडर द मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना ऑफ मध्य प्रदेश, द क्राइटेरिया ऑफ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव असिस्टेंट टू फार्मर। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन किस आधार पर दिया जाता है, क्या आपको बताना है। तो ये जो प्रोत्साहन है एक्चुअल में आप देखेंगे, कृषि उन्नति योजना जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है,
और इसमें कितनी जमीन है आपके पास में, है ना, कितनी जमीन है उसके बेसिस पे जो है आपका क्या है ये दिया जाता है ना, कितनी जमीन है उसके बेसिस पे आप देखेंगे ये आपका जो है आपका दिया जाता है मुख्यमंत्री कृषि योजना करके, है ना, कितनी जमीन है उसके बेसिस पे आप देखेंगे आपका ये दिया जाता है। तो यहाँ पर हेक्टर जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है एक्चुअल में यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसके अलावा आप देखोगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी है एक, है ना, किसान कल्याण योजना भी है, उसमें आपका 2,000 रुपये की किस्त जो है आपकी 4,000 रुपये दिए जाते थे और 6,000 रुपये जो है 3 किस्तों में जो है प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पहले 4 दिए जाते थे किसान कल्याण योजना में, वो भी याद रखना, उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, किसान कल्याण योजना लिख लो, है ना। चलिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और जो भक्ति उससे रिलेटेड है, निर्गुण भक्ति से। अब ये फिक्स है क्वेश्चन, देखो आना ही आना है ना, फिक्स है क्वेश्चन, ये आपको आना ही आना है, 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ चलो, तो मेरे हिसाब से क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोर्स चल ही रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आप पढ़े ही अच्छे से, प्रहार बैच और ये और बाकी जो चल रहा है वो करें तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। कब होगा, मैं बोल दूं कि कल हो गया है कोर्स तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा ना। तो जो चल रहा है उसको तो आप अच्छे से करते ही चलें साथ के साथ में, बढ़िया तरीके से, है ना। हाँ बढ़िया तरीके से करते चले, आराम से चीजें होती जाएंगी। प्रहार बैच जिसने कर लिया उसका श्योर शॉट सिलेक्शन है, मैं इतना गारंटी से कह रहा हूँ, है ना। प्रहार बैच अगर आपने अच्छे से कर लिया 2 बार कम से कम, रोल्ड प्रहार बैच कर लिया, तो पेपर 1 में गारंटी दे रहा हूँ 35 से 40 क्वेश्चन आपके 101% सही होंगे। 35 से 40 क्वेश्चन आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पिछले पेपर में ला के देख लो, ओल्ड प्रहार बैच लगा के केवल, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने सही कहा। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। तो 35 से 40 करने हैं अगर आपको सही 50 में से, प्रहार बैच एकदम 101% जोर लगा के कर लो। बाकी देखो मैंने पहले ही कहा है कि सिलेबस जो है समुद्र है ना। अब समुद्र में हमको डूबना नहीं है, हमें तो भाई तैरने आना चाहिए, उस हिसाब से हमको पढ़ना है। उसी के हिसाब से जो एफएलटी करवा रहा हूँ वो है, वो आप अच्छे से कर लेंगे तो 101% एग्जाम में आपके 35-40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, अगर ये और इनसे जुड़े फैक्ट जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आप अच्छे से करते चलो। ठीक है, तो भाई ये तो आपको पता ही है, भेरू सिंह चौहान, है ना, भेरू सिंह चौहान को जो है आपका दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2025 में कबीर भजन गायक में आप देखेंगे, है ना। इसके अलावा पद्मा अवार्ड में आपका शैली होलकर भी शामिल हैं, फिर डॉक्टर साहब भी शामिल थे जिन्होंने चित्रकूट के, है ना। तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। बाकी मैंने पढ़ाया है करंट में, देख लेना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई फरवरी 2015 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश जो है सरकार कौन सा सम्मान जो है आपका देती है। हाँ, मध्य प्रदेश का कौन सा खेल पुरस्कार जो है आपका चालू किया गया है, ये आपको बताना है सम्मान के लिए। हाँ, मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार जो है एक्चुअल में कौन सा सम्मान मिला है ना। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार को जो मिला है ना, वो मिला है स्पोर्ट्स एक्सेस पुरस्कार, है ना। स्पोर्ट्स एक्सेस पुरस्कार जो है, एसएस पुरस्कार जो है, ये मध्य प्रदेश सरकार को मिला है ना। मध्य से प्रदेश सरकार को जो है, दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5,000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। खेल में बुनियादी ढांचा एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए 2025 में ये जो पुरस्कार है आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हाँ सिस्टम में बस क्या होता है भाई, बस आप सभी को पता है क्या होती है भाई कंप्यूटर में बस,
हाँ, क्या होता है कंप्यूटर में, बस बताइए। क्या होती है कंप्यूटर में बस? हाँ, बस जिससे डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे भाई बस रोड पे चलती है, हाँ तो वायर होती है ना बस। हाँ, वायर होती है जिससे डेटा और एड्रेस ट्रांसफर होता है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, तो आपको पता है तारों का एक समूह होता है जो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। तीन बस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये तो आपने पढ़ा होगा। तीन बस होती हैं। डेटा बस होती है जो डेटा ट्रांसफर करती है, एड्रेस बस होती है जहां पर एड्रेस छुपा होता है, फिर आपकी कंट्रोल बस होती है जो इंस्ट्रक्शन का काम करती है ना। तो तीन बस हैं जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन एरिया ऑफ ई गवर्नेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को क्या है आपका सुविधा जो है प्रोवाइड करता है, ये आपको बताना है। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूट है ये? याद रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट है आपका नॉन प्रॉफिट संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट करके, है ना। ये 2002 में से स्टैब्लिश किया गया था, 2002 में से स्टैब्लिश किया गया था। और ये डिजिटल प्रोजेक्ट्स को लागू करने का जो काम है आपका ये संस्था करती है। और ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए संस्था जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट ये आपका काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। सीडेक तो आपको पता ही है, सुपर कंप्यूटर और उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो है सीडेक है ना। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ऑन गोइंग फील्ड ऑफ एआई वेयर रिसर्चर एम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ सिस्टम रीच अ पर्टिकुलर आउटपुट। कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान का एक सक्रिय सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता ये समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है। ऑप्शन में यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेबल एआई है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है और आपका रिफोर्समेंट लॉगिंग लर्निंग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एक्सप्लेनेबल एआई। यहाँ एक्सप्लेनेबल एआई जो है एक्चुअल में इसे आप एक तरह से ब्लैक बॉक्स कह सकते हो, है ना, या इसे एक्स एआई भी कहते हो आप। इसे एक्स एआई के नाम से भी जाना जाता है या ब्लैक बॉक्स ऑफ एआई कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स ऑफ एआई भी इसे कहा जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आप देखेंगे ये एआई को एक तरह से क्या है ट्रांसपेरेंट बनाता है। एआई को ये ट्रांसपेरेंट बनाता है ना। और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाता है, मतलब जैसे मान के चलिए आपने कोई लोन अप्लाई किया, लोन आपका रिजेक्ट हुआ, तो ये एआई आपको बताएगा कि भाई आपका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपका ये है, इसे ब्लैक बॉक्स ऑफ एआई भी कहा जाता है, एक्सप्लेनेबल एआई भी इसको कहा जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण करने की प्रक्रिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और डिवाइस विद अदर डिवाइस ऑफ सेम टाइप। किससे कम्युनिकेशन कर रहे हो भाई? अब यहाँ पर मशीन कम्युनिकेशन कर रही है ना। जब दो मशीनें बिना किसी इंसानी दखल के बातचीत करती हैं तो उसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो टू डिवाइस कम्युनिकेशन। दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू डिवाइस कम्युनिकेशन एक तरह से हो गया ये, टू डिवाइस कम्युनिकेशन, है ना। या फिर इस आप देखोगे जो आप पढ़ोगे आईओटी, है ना, उसका हिस्सा है एक्चुअल में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा ही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक क्या एक तरह से हिस्सा है, जहां पर क्या है दो डिवाइस आपस में क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आप देखेंगे आजकल स्मार्ट मीटर आ चुके हैं, है ना। आजकल स्मार्ट मीटर आ चुके हैं, है ना। तो स्मार्ट मीटर में क्या होता है, डायरेक्ट वो क्या है सर्वर से कनेक्ट होते हैं
और सर्वर से डायरेक्ट क्या है रीडिंग और कंजप्शन पूरा का पूरा पता चलता रहता है। तो डायरेक्ट सर्वर के थ्रू स्मार्ट मीटर रीडिंग और वो सब जो है आपका भेजते जाते हैं और पूरा का पूरा एक तरह से रीडिंग जो है सीधे बिजली दफ्तर के सर्वर में स्टोर हो जाती है। तो जो स्मार्ट मीटर आज की डेट में है वो ऐसे ही करते हैं, कोई आने वाला काम ही नहीं यहाँ पर चेक करने वाला। चलिए अगला है, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन्वॉल्व एजेंट लर्निंग मेक डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विथ एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके। हाँ, ऑप्शन में है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग या रिइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी मैं आपको जो अपकमिंग वीक है ना उसमें ये टॉपिक पूरे करवा दूंगा ना, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, ये मैं अपकमिंग वीक में जो है आपको पूरा करवा दूंगा। एक एक क्लास के ज्यादा नहीं है इसमें ना, एक एक क्लास के जो है ये टॉपिक हैं, तो ये जब आप कर लोगे ना तो पूरा आपको बनने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक क्लास के टॉपिक है, मतलब एक डेढ़ घंटे के एक एक क्लास में आपका ये पूरे टॉपिक हो जाएंगे, आराम से जो है इसको आप कर पाओगे फिर, है ना। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एआई का ऐसा तरीका है जो कि पुरस्कार और दंड पर काम करता है ना। हाँ, ये एक्चुअल में रिइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, पुरस्कार के उसमें काम करवाते हैं या फिर उनको हम दंड दे के काम करवाते हैं। वैसे यहाँ पर है पुरस्कार और दंड दे के काम करवाना, उसे हम क्या कहते हैं, री लर्निंग कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, बेटा तुम अच्छे कर लोगे तो तुम्हें क्या देंगे, तुमको हम वो देंगे, कार दे देंगे, बाइक दे देंगे, नए कपड़े दिला देंगे। फिर होता है कि बेटा इस बार तू फेल हुआ ना तो तेरे को घर से निकाल देंगे, सुताई हो जाएगी तेरी। तो रिवॉर्ड बेसिस और पनिशमेंट बेसिस पे जो आपका होता है ये आपका होता है। तो ये एक्चुअल में आप देखेंगे ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होता है ना, ट्रायल एंड एरर पर आधारित होता है ये वाला जो मॉडल है ना। इसमें गलतियां करेगा, गलतियों से सीखेगा। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है, वैसे यहाँ पर है आपका, है ना। सही चीज करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत चीज करेगा तो उसको दंड मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेन लक्ष्य होता है कि भाई आपका क्या है, यहाँ पर रिवॉर्ड मिले, है ना। तो वो आपका यहाँ पर क्या है, आपका होता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग में। चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कारी तलाई अभिलेख किसका था भाई। ये आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने अभी एक दो दिन पहले ही आपको कारी तलाई अभिलेख के बारे में पढ़ाया था। अगर आप अच्छे से ध्यान करें, थोड़ा सा आप वो करेंगे तो कारी तलाई अभिलेख जो है आपको याद आ जाएगा। हाँ, पढ़ा था, भूल गए। कारी तलाई अभिलेख पढ़ा था ना, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है अभी। हाँ, कौन से राजा बताइए। लक्ष्मण राज सेकंड, याद आया कुछ। हाँ, कारी तलाई कलचुरी राजवंश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया याद है, मतलब है ना। लक्ष्मण राज सेकंड जो थे कलचुरी शासक, है ना। कलचुरी शासक, कारी तलाई कहाँ पर मिला है भैया, कटनी में, है ना। कटनी में जो है आपका ये अभिलेख मिला है। और इसमें आप देखेंगे तो कारी तलाई शिलालेख में क्या मिला है, युवराज देव ने आपका गुज्जर प्रतिहार नरेश महिपाल पर विजय प्राप्त की थी, ये आपका मिला है काली तराई में, है ना। साथ में आप देखेंगे इनके मंत्री थे भामिश्र मिश्र करके, है ना, भामिश्र करके मंत्री थे, उनके बारे में जो है यहाँ पर मिला है। उनका बेटा सोमेश्वर जो है आपका मिला है ना। सोमेश्वर ने मंदिर बनवाया था, सोमा स्वामी याद होगा, है ना। सोमेश्वर ने आपका मंदिर बनाया था, सोमा स्वामी। ये सब इस कारी तलाई वाले में जो है आपको देखने को मिलता है ना। यह आपको ध्यान रखना है। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, ये तो सब आपने पढ़ा ही है भाई गुप्त वाले पीरियड में। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कारी तलाई से रिलेटेड पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज लिख लीजिएगा, जो अभिलेख है एंशियंट इंडिया में वो काफी पूछता है ना। एंशियंट इंडिया में जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उनके बारे में काफी पूछता है वो, तो बिल्कुल विशेष रूप से याद रखना है। चलिए, समुद्रगुप्त ने संभोग नगर जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान से रिलेटेड है। संभोग नगर मतलब आपका वर्तमान डे क्या है भैया, सागर, है ना। सागर को पहले संभोग नगर के नाम से जाना जाता था। कौन सा है भैया, एरन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एरन को आप क्या कहते हैं भाई,
है ना। संभोग नगर के नाम से या उपभोग नगर या आनंद नगर जो है आपका कहा गया। इसे एरीकर्ण भी कहा गया था, है ना, एरीकर्ण भी कहा गया था, एरीकर्ण भी कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा भाई, आपका सती पर प्रथा का जो पहला साक्ष्य यहीं पर मिलता है ना। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, पहला साक्ष्य एविडेंस जो है यहीं पर मिलता है ना। जो मंत्री थे आपके, उनकी पत्नी जो है आपका, उनकी डेथ के बाद जो है आपका वो कर लेती है। हाँ, कौन से मंत्री थे, नाम बताइएंगे, कौन से मंत्री थे बताइए। कौन से मंत्री थे, क्वेश्चन आया हुआ है ये। हम्म, गोपराज, बिल्कुल गोपराज की पत्नी आप देखेंगे, है ना, आपका क्या कर लेती है, गोपराज की पत्नी आपका वो कर लेती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, भानुगुप्त, याद होगा आपने भानुगुप्त पढ़ा था। हाँ, भानुगुप्त उस टाइम पर क्या थे, वो थे, है ना। तो भानुगुप्त उस टाइम पर आपके क्या थे, राजा थे, और गोपराज उनके मंत्री थे, गोपराज। इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी जो है सती प्रथा कर लेती है। चलिए, वो बिल्ड लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, ये भी आपने पढ़ा है दोस्तों। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का जो है किसके द्वारा बनाया गया, ये आपने पढ़ा है। हाँ, चलिए बताइए भाई, लक्ष्मण बताइए। चंदेल वंश पढ़ा था आपने, चंदेल वंश पढ़ा था आपने, जिसमें आपने चंदेल वंश में क्या पढ़ा, हाँ, जजाक भुक्ति किंगडम पढ़ा था आपने, चंदेल वंश। चंदेल वंश में आपने अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ा, है ना, जिसमें आपने यशोवर्मन के बारे में पढ़ा था। यशोवर्मन पढ़ा था, यशोवर्मन के बारे में, भूले तो नहीं। हम्म, यशोवर्मा, यशोवर्मन जो है ना, इनके बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको वैकुंठ की प्रतिमा भी बताई थी, है ना, वैकुंठ की प्रतिमा जो तिब्बत तिब्बत से जो है लेके आ गए थे, है ना, वैकुंठ की प्रतिमा जो है तिब्बत से लेके आ गए थे, है ना। तो ये याद रखिएगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो राजा दंड धंग थे, है ना, तो भैया यही थे जल समाधि वाले, है ना, भंग जो थे जल समाधि वाले थे, है ना, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 100 साल की उम्र में जल समाधि जो है आपकी ली थी, है ना। उसके बाद धंग के बेटे गंडदेव आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जय शक्ति, और ये तो थे आपके, कौन थे, जय शक्ति के नाम पर ही किंगडम का नाम क्या पड़ा था, जेजाक पड़ा था, है ना। इनका दूसरा नाम था जेजा या जेजाक। इन्हीं के नाम पर आपका क्या है, जेजाक भुक्ति बोलते थे, है ना, जेजाक भुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। जय शक्ति के नाम पर ही जजाक भुक्ति था। और जजाक भुक्ति अगर आप देखेंगे तो कौन सा रीजन भाई, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। मूल आप देखेंगे तो छतरपुर, है ना, मनियागढ़ याद रखिएगा, है ना, मनियागढ़ आप याद रखिएगा भाई, मनियागढ़, मनियागढ़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये इनका मेन स्थान था, इनकी जो माता भी थी मनिया देवी जो थी इनकी कुल देवी थी, है ना, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर, छतरपुर में, है ना, छतरपुर आपका, ये आपको ध्यान रखना है, छतरपुर, ठीक है। ठीक है, तो दंग का आपको याद रखना है। फिर गंड आ जाएंगे, फिर विद्याधर आपको मिलेंगे, विजयपाल मिलेंगे, देव वर्मा मिलेंगे, है ना, परमारी देव मिलेंगे, है ना, फेमस में त्रिलोक वर्मा मिलेंगे, लास्ट में हमीर वर्मा जो है आपके माने जाते हैं इनके वो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला है जर्मन इंजीनियर हु वाज अपॉइंटेड बाय कुदसिया बेगम फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर वाटर रिसोर्स ऑफ भोपाल सिटी। भाई कुदसिया बेगम, भोपाल रियासत जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे किसके बारे में, कुदसिया बेगम के बारे में। भोपाल रियासत में कुदसिया बेगम आपको देखने को मिलेंगी, भोपाल रियासत में कुदसिया बेगम, ठीक है। तो ये आपको जब भोपाल रियासत पढ़ोगे अच्छे से तब वहां पर आपको क्या है देखने को मिलेंगी, कुदसिया बेगम।
भाई कुदसिया बेगम आप देखेंगे जब महमूद खान जो है मर जाते हैं, नजर महमूद खान, उसके बाद आपका कुदसिया बेगम जो है आपका शासन पर आ जाती है और यहीं से महिलाओं का शासन जो है आपका चालू होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का शासन जो है यहीं से चालू होता है। और कुदसिया बेगम को एक और नाम से बुलाया जाता था, याद रखना, गोहर बेगम के नाम से जाना जाता था। गोहर बेगम के नाम से इन्हें जाना जाता था, ये पूछा जा सकता है, गोहर बेगम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुदसिया बेगम को गोहर बेगम भी कहते थे। इसके अलावा आपको पता होगा भोपाल का जो जामा मस्जिद है, गोहर महल है ना, भोपाल में जामा मस्जिद है, इनके द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। जामा मस्जिद जो है ना, गोहर महल है ना, गोहर महल, ये सब इनके द्वारा बनाया गया। इनका दूसरा नाम याद रखना है ना, कुदसिया बेगम का गोहर बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता था। साथ में डेविड कुक जो थे यहाँ पर, डेविड कुक जो थे यहाँ पर, इन्होंने जर्मन इंजीनियर थे और इन्होंने बकायदा पाइपलाइन बिछाई थी, है ना, पाइपलाइन बिछवाई थी पानी को लेके, और पूरा आपका उसमें, ताकि जो भोपाल है उसमें एक तरह से क्या है, पानी की सप्लाई जो है अच्छी खासी की जा सके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका नवाब जहांगीर मोहम्मद खान आते हैं, उसके बाद फिर सिकंदर जहां बेगम आ जाती है ना, फिर आपका बेगम का पूरा चलता रहता है कार्यकाल। चल अगला है, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? जी हाँ, ग्वालियर घराना का जो विकास हुआ है वो किस सिंधिया के उसमें हुआ था? ग्वालियर घराना, आप पढ़ते होगे ना, आप इंडियन आइडल देखते होगे तो उसमें आप अलग अलग घरानों से, कई बार आपके क्लासिकल सिंगर आते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया हम ग्वालियर घराने से हैं, हम मैयर घराने से हैं, है ना, इस तरह से आपका बोलते हैं। हाँ, तो ग्वालियर घराने का विकास आप देखेंगे जो हुआ था वो हुआ था जयाजी राव सिंधिया के समय पर, है ना, जयाजी राव सिंधिया के समय पर आप देखेंगे आपका हुआ था, जयाजी राव सिंधिया, ये आपको ध्यान रखना है। और जयाजी राव सिंधिया का आपको और भी इम्पोर्टेंट है ना, 1857 की क्रांति में आप देखेंगे, है ना, यही थे आपके महाराज, 1857 में जयाजी राव सिंधिया ही थे महाराज उस टाइम पर आप देखेंगे। उसके बाद 86 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और इन्हीं के टाइम पर आप देखेंगे तो भाई हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान, ये आपके संगीतकार जो है इन्हीं के टाइम फ्रेम पर जो है आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अडॉप्टेड थे जयाजी राव सिंधिया, अगर आप देखें 1857 की क्रांति में किसने सागर में क्रांति प्रारंभ की थी? देखो एक क्वेश्चन 100% आपको आएगा, 1857 की क्रांति और उसका लोकेशन, तो भाई याद रखो 101% पूछेगा ही पूछेगा। तो भाई सागर से थे शेख रमजान, है ना, शेख रमजान जो थे सागर से आपका थी, ये आपको ध्यान रखना है ना, सागर से इन्होंने क्या है आपका वो किया था। और रही बात यहाँ पर मर्दन सिंह की, है ना, तो मर्दन सिंह थे और राजा बखत वली और फैजुल्ला। भाई मर्दन सिंह कहाँ के थे? राजा मर्दन सिंह बानपुर से थे, है ना, राजा मर्दन सिंह जो है बानपुर से थे। राजा बखत वली धार एरिया जो था ना आपका, सरदारपुर धार एरिया, सरदारपुर और धार एरिया जो है यहाँ से आपका राजा बखत वली थे, है ना, राजा बखत वली, राजा बखत वली जो है, सॉरी, राजा बखत वली है ना, ये बख्तावर जी थे वो। राजा बखत वली जो थे शागड़ से थे, है ना, राजा बखत वली शागड़ से थे, ये सागर से, है ना? सागड़, सागर से, है ना। और फैजुल्ला की अगर बात करें, इंदौर का बाकी याद रखिएगा, इंदौर का शहादत खान, भागीरथ लावट, वंशगोपाल, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1857 का आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार लिस्ट। ठीक है, चल अगला है तुरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो भाई तुरिया जंगल सत्याग्रह मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, है ना, तुरिया जंगल सत्याग्रह, है ना, ये आपका कब हुआ था? 1930 में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिवनी में आपका हुआ था तुरिया जंगल सत्याग्रह, ये आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं।
मेरे हिसाब से ये आपको याद रहेगा। तुरिया जंगल सत्याग्रह यहाँ पर, है ना। मूका लोहार जो थे यहाँ पर आदिवासी वो थे, है ना। मूका लोहार जो थे यहाँ पर आदिवासी नेता के रूप में थे, है ना। और कांग्रेस से दुर्गा शंकर मेहता जो थे आपके थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो मूका लोहार एक नाम था इनसे जुड़ा हुआ, और कांग्रेस के थ्रू थे दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता आपके सिवनी से ही थे, इसमें भी भाग लिया था इन्होंने, है ना। तो दो नाम आपको यहाँ पर तुरिया जंगल सत्याग्रह जो है आपको याद रखना है, और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, हु स्टैब्लिश प्रजामंडल इन दतिया। प्रजामंडल जो है इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? प्रजामंडल की शुरुआत जो है किसने की थी, यह आपको बताना है। अब देखो प्रजामंडल जो है ना, अलग अलग आपका क्या है, रियासतों में आपका प्रजामंडल बना था। भोपाल में प्रजामंडल बना था, है ना। ऐसे ही आपका इंदौर में भी प्रजामंडल बना था, सीहोर में भी प्रजामंडल बना था, है ना। अजयगढ़ में भी बना था, दतिया में भी प्रजामंडल बना था, है ना। तो अजयगढ़ में आप देखेंगे तो भाई जगन्नाथ मिश्र थे, जबकि दतिया में थे रामचरण लाल वर्मा करके, है ना। तो रामचरण लाल वर्मा करके आई थिंक थे, है ना। तो यहाँ पर लेकिन आपका जो पीएससी ने आंसर माना है वो दीवान कालका प्रसाद करके माना है पीएससी ने, है ना। पीएससी ने दीवान कालका प्रसाद करके माना है। वैसे दतिया से आप देखेंगे प्रजामंडल के नेतृत्व में थे रामचरण लाल वर्मा करके, है ना। लिख लेना बाकी आप, राम चरण लाल वर्मा, है ना। बुक में तो देखो ये नाम है, लेकिन पीएससी ने ऑप्शन नहीं दिया था, और पीएससी ने जो है आपका क्या माना था, दीवान कालका प्रसाद को जो है आपका माना था, है ना। बट मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है रामचरण लाल वर्मा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से जो है अलग अलग लोगों ने आपका बनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्लियर है चीज, बस। चलिए, तो ये होता है दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट, और एक और एफएलटी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी, और बहुत ही अच्छी एफएलटी रही, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहे। तो आराम से इसको अच्छे से कर लेना, और कोई डाउट लगे तो बिल्कुल पूछ लेना, है ना। इसके अलावा अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे इसमें एफएलटी एक और, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, और एक बार अपने क्वेश्चन जोड़ लेना, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, है ना। और खुद का एनालिसिस खुद करते जाइएगा, और पता चलना चाहिए आपको खुद भी कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। 30 से 40 के बीच में अच्छा आपको आंकड़ा जो है ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शोर शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।